बचपन में हम लोग इतने गरीब थे कि मेरे पिताजी हम सब भाइयों के हजामत के पैसे नहीं दे सकते थे, तो उन्होंने मशीन ला रखी थी बाल काटने की, और वो खुद सबके बाल काटा करते थे मेरे पिताजी। मेरे पिताजी की नौकरी ज़्यादातर गांव में थी, जहाँ स्कूल नहीं होते थे। उन्होंने मुझे मेरे दादाजी के यहाँ पढ़ने की निगाह से छोड़ दिया। मेरे दादाजी नायब तहसीलदार थे दौसा के अंदर, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है दौसा, वहाँ पर नायब तहसीलदार थे। और वो स्कूल वहाँ पर मिडिल स्कूल था 8वीं तक, तो तीसरी चौथी पाँचवीं मैंने दौसा से पास की। मैंने 10वीं तक गाज़ियाबाद में मेरी नंसाल में रह कर के पढ़ा, और 10वीं मैंने 1943 में पास किया। तो वार पीरियड था उस टाइम में, सेकेंड वर्ल्ड वार का पीरियड था। तो मैंने एज ए क्लर्क 43 में ज्वाइन कर लिया मिलिट्री ऑफिस में लाल किले में। तो दिल्ली में हमने एक कमरा 15 रुपये के किराए पे ले कर के रहने लगे। मेरे पिताजी ने मेरे छोटे भाई को भिजवा दिया दिल्ली मेरे पास रहने के लिए, और कहा कि इसे पढ़ाओ। तो मैंने दरियागंज में उसे स्कूल में दाखिल करा दिया 5वीं क्लास में, और किराए का मकान ले लिया 15 रुपये माहवार में। मेरी तनख्वाह उस टाइम में करीब 110 से 120 रुपये थी। उसमें तनख्वाह आते ही 15 रुपये किराए के और 20 रुपये में फादर को मनी ऑर्डर कराता था आते ही, और 15 उसकी फीस जाती थी मेरे भाई की, तो 50 निकल गए, और 8-10 रुपये साइकिल पे खर्च होते हैं। और इस तरह से हमें खाने के लिए कोई 30-40 रुपये बचते थे। तो 43 से 45 तक मैंने 2 साल लाल किले में नौकरी की। वो मेरा एक बड़ा अच्छा पीरियड था हौसले का। शाम को दिल्ली के अंदर फव्वारे के पास में सामने एक हार्डिंग लाइब्रेरी, अब उसका नाम हरदयाल कर दिया, पहले वो हार्डिंग थी, उसके आगे लॉन था, अब वहाँ पार्किंग है अंडरग्राउंड, वो रामलीला मैदान कहलाता था। तो शाम को हम यहाँ आते थे, और यहाँ पर सब लोगों के भाषण होते थे। आज़ादी की लहर चली थी, INA ट्रायल चल रहा था, और ये था कि देश आज़ाद होना है। तो आसफ़ अली की, मौलाना आज़ाद की, नेहरू की, सरदार पटेल की, जितने भी बड़े नेता थे उस टाइम के, उनके भाषण होते थे। तो शाम को हम आके घास पर बैठ जाते थे, और उनके भाषण सुनने का हमें अवसर मिला, जो काफ़ी प्रेरणादायक थे। सन 45 के अंदर उसका विक्ट्री परेड मनाया गया। वो देखने लायक था। इतना आर्मी का सारी यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया था। कमांडर चीफ थे कैरियापा, उन्होंने सलामी ली थी। फिर बाद में रीगल के सामने नई दिल्ली में फिर एक विक्ट्री परेड हुआ, उसमें भी ऐसा का था। तो वो सब चीज़ें देखने लायक थी, और मेमोरी में से फिट होने जैसी थी कि आप देख कर के भूल ही नहीं पाए। ऐसा डिसिप्लिन उस टाइम का आर्मी का क्या कहने हैं। तो मैंने अपने नौकरी के साथ साथ शाम को कश्मीरी गेट पे कॉमर्स कॉलेज था, एक कॉमर्स डिपार्टमेंट, पॉलिटेक्निक था उसका कॉमर्स डिपार्टमेंट, उसमें रह कर के स्टेनोग्राफी सीख लिया था, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड। तो मैं स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफाइड था। 45 में लड़ाई ख़त्म हो गई, तो ये रहा कि शायद ये आर्मी ऑफिस टूटे का जिसमें मैं काम करता हूँ। तो फिर मेरे एक मामा जी के लड़के हैं, वो ICS हैं इंग्लैंड से, और उस टाइम में डिप्टी कमिश्नर हरदोई लगे हुए थे लखनऊ के पास। उनकी वाइफ जो हैं वो लाला हंसराज गुप्ता की, जो दिल्ली के फर्स्ट मेयर रहे हैं, पद्म विभूषण, उनके सगी सिस्टर हैं। मैंने उनसे कहा कि साहब हमारा दफ्तर तो टूट रहा है, तो मैं क्या करूं? तो उनका तो मर्द हरदोई आ जाओ। हरदोई में गया तो वहाँ पे एक मिल बन रहा था नया, सरस्वती सोप एंड ऑयल मिल, तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर मुझे PA लगा दिया। खैर, तो 2 साल मैंने वहाँ PA टू मैनेजिंग डायरेक्टर काम किया सरस्वती सोप एंड ऑयल मिल में।
14 अगस्त की रात को मैं लाला हंसराज गुप्ता के यहाँ रुका हुआ था। लाला हंसराज जी की वाइफ वो रात को 9 बजे मुझे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी की कोठी पर ले आई। तो राजेंद्र प्रसाद जी को हमने देखा जैसे आप बैठे हुए हैं ऐसे, वो चरखा काट रहे थे लकड़ी वाला। और तो राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ करीब 10:30-11 बजे सारे नेता आए। सारे नेताओं का मतलब है नेहरू जी, सरदार पटेल, अमृत कौर, आचार्य शंकरदेव, आचार्य कृपलानी और जो भी उस टाइम के वो थे, मुझे नाम भी याद नहीं है बाकी ये लोग आए। तो वहाँ पे एक महिलाओं ने प्रोग्राम रखा था कि आरता उतार करके उनको पार्लियामेंट हाउस भेजेंगे, और आरता उतार के तिलक करके कार में बिठाया और वहाँ से वो सीधे संसद भवन चले गए। तो रात को 12 बजे ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था पार्लियामेंट हाउस के अंदर। And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. और फिर खैर सुबह लाल किले के ऊपर फंक्शन था झंडारोहण का। तो सुबह हम लाल किले चले गए, नीचे जो घास के मैदान है वहाँ से बैठ कर के देखा। नेहरू जी आए तो उन्होंने झंडारोहण किया। झंडारोहण में जो एक बहुत बड़ी बात कही गई, वो सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस का जब नाम लिया तो सारी जनता ने क्लैपिंग किया। फिर शाम को 5 बजे इंडिया गेट पर झंडारोहण था। तो हम जो हैं करीब 4 बजे लाला हंसराज जी के यहाँ थे रुके हुए, मिसेस हंसराज 4-4:30 बजे, क्योंकि हमारे पास तो सीटों के टिकट थे। तो वहाँ पता चला कि जो चेयर्स थी उसमें 2 बजे ही आके लोग बाग बैठ गए, और जो वीआईपी लोग आए थे वो एंड टाइम पे आधा घंटे पहले आए। तो कोई चेयर खाली नहीं थी। तो रंधावा डिप्टी कमिश्नर थे दिल्ली के, तो उन्होंने फ़ोन किया नेहरू जी को कि साहब बिगैर लाठी चार्ज के कुर्सी खाली नहीं हो सकती। तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, आज आज़ादी के पहले दिन किसी कीमत पर लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो यही हुआ कि जो वीआईपीज़ आए उन्होंने अपनी कारों की छत पर खड़े होकर के या ट्रकों पर खड़े होकर के फंक्शन देखा। हम भी उन्हीं लोगों में थे, हमारा पास था, लेकिन एक ट्रक के ऊपर चढ़ के हमने फंक्शन देखा। तो उस टाइम में क्या हुआ कि थोड़ी सी बारिश भी हुई, हल्की बौछारा। तो लोगों का कहना था कि साहब इंद्रलोक से पुष्प वर्षा हो रही है इंद्रलोक से आज़ादी की खुशी में पुष्प वर्षा हो रही है। नेक्स्ट डे 10 बजे माउंटबेटन को ओथ लेना था एज फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया। पहले तो वो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के थे, तो उनको पहला गवर्नर जनरल बनाया था। तो वो पार्लियामेंट हाउस पे थी 10 बजे। तो हम 9:30 बजे पार्लियामेंट हाउस के आगे आकर के दरवाजे पे खड़े हो गए। पब्लिक खड़ी थी, उसमें हम भी खड़े हो गए। तो करीब 9:45 बजे माउंटबेटन की बग्गी आई। उस बग्गी में 4 घोड़े आगे थे और पीछे सिपाही थे, और माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन बैठे हुए थे। तो उनको हमने जैसे ऐसे देखा जैसे सड़क पे जा रही है बग्गी, और उसके सहारे जनता खड़ी थी, मैं भी था उसमें। तो बहुत ही पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी माउंटबेटन की, लेडी माउंटबेटन की दोनों बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी। तो दिन के अंदर वो गए पार्लियामेंट हाउस और टेक ओवर वगैरह हो गया। आज़ादी तो रात को 12 बजे ही हो गई थी, और जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो नेक्स्ट डे 10 बजे हुई। कि भारत के आज़ाद होने पर गवर्नर जनरल ने 1000 आदमियों को खाने पे इनवाइट किया था। तो वो जो राष्ट्रपति भवन है उस टाइम में इसका नाम था वाइसरेगल लॉज। वाइसरेगल लॉज, वाइसराय रहता था। तो हमने फर्स्ट टाइम ही
विजय चौक और ऐसा पहरा रहता था, और ऐसा वहाँ जैसे एक बड़ा डर लगता था उस एरिया में चलते हुए। खैर राष्ट्रपति वाइसरेगल लॉज कहते थे जब, तो बाद में राष्ट्रपति बना। तो फर्स्ट टाइम हम गए अंदर, सीढ़ियों के दीवार पर हमने देखा कि क्वीन विक्टोरिया के फ़ोटो लगे हुए थे। जॉर्ज फिफ्थ, जो पहले तो अंग्रेज़ों का वाइसराय अंग्रेज़ होता था, तो जो इंग्लैंड के बड़े लोग थे जैसे विक्टोरिया हुई है, जॉर्ज फिफ्थ हुए हैं, उनके फ़ोटो आदमकद पूरे दरवाजे के बराबर। तो वो हमें 15 अगस्त को देखने को मिला। उन्नीस सौ 47 के बाद मैं जयपुर आ गया। जयपुर आने के बाद में मैंने 48 में महाराजा कॉलेज ज्वाइन किया और 50 में बीए पास किया। राजस्थान 49 में बना था, तब सारे सेटअप नए सिरे से हुआ था, तो स्टेनोग्राफर थे ही नहीं उस टाइम में। तो मैं चूँकि शॉर्ट हैंड टाइपिंग जानता था, तो सन 50 में मैं राजस्थान में नौकरी में लग गया। सन 50 से 55 तक स्टेनोग्राफर रहा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जयपुर का। उसी दौरान में 52 में मैंने LLB पास कर लिया और फिर MA पास कर लिया 55 में। फिर ये रहा कि भाई स्टेनोग्राफी छोड़ो, मैंने सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया और लेक्चरशिप के लिए भी अप्लाई किया। तो मैं लकीली तीनों पोस्टों पर सेलेक्ट हो गया। तो चूँकि जो लेक्चर डिग्री कॉलेज सबसे बेटर थी, वो मैंने ऑप्ट किया। इस तरह मैं टीचिंग में आया और मेरा पहला पोस्टिंग सरोई में हुआ। सरोई, तो मैं फैमिली को लेकर के सरोई चला गया, साल भर सरोई रहा। तो जब मैं सरोई गया तो मेरा ऑर्डर आ गया कि यू आर ट्रांसफर टू महाराजास कॉलेज जयपुर। तो मैं जयपुर आ गया महाराजा कॉलेज में। महाराजा कॉलेज राजस्थान का सबसे बड़ा कॉलेज है, तो मुझे होम पोस्टिंग मिल गया, सबसे बड़ा कॉलेज मिल गया, MA क्लासेस पढ़ाने को मिल गई। फिर 4 साल में महाराजा कॉलेज में लेक्चरर रहा, 58 से 62 तक। फिर 62 से 65 तक मैं दौसा में रहा एज लेक्चरर, एंड अप एंड डाउन कर लेता था या कमरा ले रखा था, वहाँ रह जाता था। फिर मुझे चूँकि इनकन्वीनियंस थी अप एंड डाउन की, मैं NCC में था ऑलरेडी पार्ट टाइम, तो होल टाइम NCC सिलेक्शन हो गया। तो 65 से 69 तक जयपुर में रहा एज होल टाइम NCC ऑफिसर। यूनिफॉर्म में ही दफ्तर जाता था, NCC ट्रेनिंग के एक प्रोग्राम्स चेकआउट करता था। मेरा डेजिग्नेशन था असिस्टेंट डायरेक्टर G ब्रांच, ट्रेनिंग ब्रांच, और डायरेक्टरेट के अंदर मेरा ऑफिस था और पूरे राजस्थान का ट्रेनिंग का जिम्मेदारी थी। तो वहाँ से गंगानगर, जोधपुर, सब जगह घूमते रहते थे। तो 4 साल तक मैं होल टाइम NCC ऑफिसर रहा हूँ। तो 69 में मेरा टर्म ख़त्म हो गया, तो फिर मेरा पोस्टिंग अलवर हो गया। अलवर PG कॉलेज बड़ा कॉलेज है, तो वहाँ मैं 69 से 76 तक रहा, 7 साल। MA क्लास थी और बड़ी जगह थी अलवर, और सब तरह से कंफर्टेबल था। 69 के बाद में प्रमोशन हो गया और मैं वाइस प्रिंसिपल काला डेरा, जयपुर के पास एक जगह है काला डेरा, वहाँ अपॉइंट हुआ। साल भर को एज वाइस प्रिंसिपल काम किया। फिर मेरा दौसा ट्रांसफ़र हो गया एज वाइस प्रिंसिपल PG कॉलेज, और 3 साल में वहाँ रहा और 80 में रिटायर हुआ। 1947 में यूनिवर्सिटी के सामने कांग्रेस सेशन हुआ था। सेशन के बाद में उस जगह उसका नाम रखा गया बापू नगर, और प्लॉट काट दिए गए और प्लॉट अलॉट किए गए। मुझे D11 नाम का प्लॉट, जो सबसे छोटे साइज़ का था,
600 गज का, वो अलॉट हो गया। और अलॉट होने के बाद में मैंने उसमें मकान बना लिया रहने का। 1947 में मेरी मैरिज हो गया, 1947 में। मेरी वाइफ ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत सम्मान और प्यार दिया। मुझे लड़कियों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया और मुझे लाइफ के अंदर हर कदम पर पूरा सहयोग दिया। मेरी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन सिंसियर थी और डिवोटेड थी। उसकी अचानक 77 में मासिव हार्ट अटैक से डेथ हो गई। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 लड़की और 2 लड़के। बड़ी लड़की अनीता, वो माउंट आबू में हिल्टन होटल है, उसके मालिक हैं विनोद अग्रवाल, उनसे ब्याही है। अनीता BA B.Ed है, उसके एक लड़का और एक लड़की, 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे, बड़ा लड़का USA से MBA करके आया है। उसकी वाइफ सुरभि होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएट है। दोनों ही होटल हिल्टन मैनेज कर रहे हैं। और छोटी लड़की भी BA करके अब अहमदाबाद में सर्विस कर रही है। दूसरी लड़की अरुणा है, वो MSc M.Ed है, वो लेक्चरर है केमिस्ट्री की, सोफिया जयपुर के अंदर। उनके हस्बैंड अरविंद अग्रवाल है, वो हाउसिंग बोर्ड में थे और एडिशनल चीफ इंजीनियर की पोस्ट से रिटायर हो गए। उसके 2 लड़के हैं और दोनों जो हैं क्वालिफाइड है। बड़ा लड़का मनु और उसकी वाइफ दोनों IT इंजीनियर हैं और आजकल बेंगलोर में सेटल्ड है। छोटा लड़का अखिलेश भी IT इंजीनियर है और आजकल बेंगलोर में जॉब कर रहा है। तीसरी लड़की डॉक्टर है और आबा गुप्ता, और उनके हस्बैंड डॉक्टर विजय गुप्ता, दोनों अपना अलग अलग क्लिनिक चला रहे हैं, मेडिकल क्लिनिक। उसके 2 बच्चियां हैं, दोनों बच्चियां बहुत टैलेंटेड हैं। बड़ी वाली जो है वो IT इंजीनियर है और अब फर्दर स्टडीज़ के लिए USA जा रही है। छोटी वाली मेडिकल में पढ़ रही है लेडी हार्डिंग कॉलेज के अंदर, और वो भी बहुत ही टैलेंटेड है। 2 लड़के हैं, बड़ा वाला है विक्रम गोयल, उसने B.Com किया है जयपुर में। LIC के बहुत ही टॉप के एजेंट्स में उसकी गिनती है, फर्स्ट 10 में मानिएगा या फर्स्ट 5 के अंदर, और बहुत ही फ्लरिशिंग काम है। विक्रम की वाइफ शशि MA म्यूज़िक है। विक्रम के 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। लड़का अंकित नाम है उसका, उसने CA किया है। उसकी वाइफ भी CA है, दोनों HDFC बैंक के अंदर ऑफिसर हैं। लड़की जो है वो ऑस्ट्रेलिया शादी हुई है और उसका हस्बैंड जो है वो IT इंजीनियर है, दोनों खुश हैं। मेरा छोटा लड़का अरुण, वो आर्किटेक्ट है, चंडीगढ़ से कनाडा में स्टोन का काम कर रहा है और उसका काम जो है बहुत ही फ्लरिशिंग है। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ रहे हैं। बड़े लड़के निखिल ने कनाडा से ग्रेजुएशन की है और आजकल कनाडा में ही एक कंपनी में जॉब कर रहा है। छोटा लड़का आयुष अभी कॉलेज में है और ग्रेजुएशन कर रहा है। और उसकी वाइफ है, वो भी बड़ी क्वालिफाइड है, वो और उनका हाथ बटाती है बिजनेस के अंदर ऑफिस में, और संपन्न है।
तो मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे बच्चे सब टैलेंटेड हैं, किसी भी तरफ से मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। ये ईमानदारी से मेरी हेल्थ का सीक्रेट है। मैं अपनी हेल्थ के बारे में हमेशा से बहुत कॉन्शियस रहा हूँ, इसीलिए मैं रेगुलर गेम खेलता रहा हूँ 45 साल की एज तक। और जयपुर में मेरे घर के पास में प्राकृतिक चिकित्सालय है, तो यहाँ पे योगा क्लासेस होती हैं, वो मैं रेगुलर करता रहा हूँ, मालिश कराता रहा हूँ प्राकृतिक चिकित्सालय से। जयपुर में मेरे घर के सामने यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी का एरिया बड़ा शांत और बहुत ही साफ़ सुथरा, तो रेगुलर मैं वहाँ पर सुबह घूमने जाता था करीब 5 किलोमीटर, और ये मेरी दिनचर्या थी, डेली रूटीन था। और करीब 2 घंटे फ्रेश एयर में बैठ करके करीब 3-4-5 किलोमीटर घूम करके आता था। तो हेल्थ के बारे में कॉन्शियस रहा हूँ और हेल्थ मेरी अच्छी रही है। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं कभी बहुत लंबी टाइम के लिए बीमार पड़ा हूँ या कैजुअल भी बीमार पड़ा हूँ। ईश्वर की कृपा रही है कि हेल्थ मेरी नॉर्मल रही है, बहुत अच्छी रही है। तो उस सब का मेरा प्रयास भी है, ईश्वर का वरदान भी है। मैंने गाज़ियाबाद में जब मैं पढ़ता था तो सबसे पहले लाल साहब को देखा कैमरे से फ़ोटो खींचते हुए। जब मैं छोटा था, करीब 14-15 साल का, तो मुझे भी मन आया कि कैमरा लूँ। तो मैंने मेरी माँ से कहा कि मुझे एक कैमरा दिलाओ। उन्होंने लाल साहब से कहा, तो लाल साहब ने कहा कि भाई कैमरा तो मिल जाएगा, लेकिन इसको मेंटेन करना, इस हॉबी को महंगा है। खैर कोई बात नहीं, बात टल गई। लेकिन जब से मेरे मन में ये बैठा रहा कि मैं कैमरा लूँगा जब मेरी पोजीशन होगी, तो जब मौका मिला तो मैंने याशिका का बड़ा कैमरा ख़रीदा। फ़ोटोग्राफी शौक़ है और घूमना भी शौक़ है। कोई भी जगह जाएं तो वहाँ के इम्पोर्टेंट प्लेसेस को देखें। पूरा इंडिया टूर करके आया हूँ, तो उसके फ़ोटोज़ खींचे, और फ़ोटोग्राफी मेरी एक तरह से हॉबी है। अंडमान निकोबार जब मैं गया तो वहाँ पे देखने लायक है सेलुलर जेल, जिसको काला पानी कहते हैं। जैसे अंग्रेज़ों के टाइम में जिसको फांसी दी जाती थी या सबसे बड़ी सज़ा दी जाती थी, उसको काला पानी भेजा जाता था। तो काला पानी इसका नाम है अंडमान निकोबार का, इसलिए है कि वहाँ समुद्र का रंग काला है। और वहाँ पर जितने भी हिंदुस्तान के बड़े कैदी हुए हैं, सबको काला पानी भेजा गया है। काला पानी अपने आप में एक दहशत थी कि काला पानी भेज देंगे। तो वो जेल का म्यूज़ियम है। अब उस म्यूज़ियम में कपड़े रखे हुए हैं जेलर के, कैदियों के। हंटर रखा हुआ है जो हंटर से मारते थे। तो
हरदोई में मैं रहता था, तो एक वहाँ पे लेबर लीडर था जयदेव कपूर, मैं उसके घर जाता रहता था। वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट काट के आया, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में काला पानी भी रह के आया। तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वर पोस्ट है कोने में, उसमें मार्बल का एक वो लगा हुआ है, चक्कर कह दीजिएगा, 4 साइड का, और हर साइड पे स्टेट वाइज कैदियों के नाम हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास, उनसे कौन कौन काला पानी आए। तो उत्तर प्रदेश का जब मैंने देखा तो उसमें जयदेव कपूर का नाम था, और जयदेव कपूर से मैं मिल चुका हूँ। मुझे मैगज़ीन्स पढ़ने का, नॉवेल्स पढ़ने का, ख़ास तौर पे महिला उत्थान के ऊपर पढ़ने का, मेरे विचार में भारत में महिलाओं के उत्थान की बहुत बड़ी समस्या है। महिलाओं को चारों तरफ से हमने दबाया हुआ है, गृहस्थी जीवन में भी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सब तरह से। तो मैं महिला उत्थान के ऊपर विशेष रुचि रखता हूँ, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ता भी रहा हूँ, और जो कुछ मैं कर सका हूँ किया भी है। और स्वयं भी मैंने कभी लड़के और लड़की में अंतर नहीं किया, भेद नहीं किया। ये तो भारत में भी मैंने देखा कि साहब लड़की को तो शादी करनी है, क्या करना है, पढ़ाओगे तो अच्छा लड़का नहीं मिलेगा उसी लेवल का, तो बेसिक कंसेप्ट ही गलत है। 14 अगस्त को राजेंद्र बाबू जी की ओठी पे था, वहाँ मैंने देखा कि कुछ लोग उनके ऑटोग्राफ्स ले रहे थे। वहाँ सबसे पहले मुझे नॉलेज आई कि ऑटोग्राफ बुक होती है और उसमें दस्तखत लेके मेमोरी रहती है। तो वहाँ मुझे ऑटोग्राफ बुक की जानकारी मिली। I took autographs of a few persons in whom contact I came. स्पोर्ट्स में भी मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, गेम्स का इंचार्ज रहा हूँ कॉलेज में, मैचेस कराता रहा हूँ, रेगुलर खेलता रहा हूँ ग्राउंड में। हॉकी में मैंने ध्यानचंद का कोचिंग लिया है। ध्यानचंद जो हॉकी विज़र्ड बना है उसका कोचिंग लिया है। मैंने एनसीसी ज्वाइन किया और एनसीसी के नागपुर के अंदर कामठी एक जगह है नागपुर के पास, वहाँ प्री कमीशन कोर्स किया। और पुरंदर एक जगह है पूना के पास में, वहाँ पर रिफ्रेशर कोर्सेज किए हैं 3। और एनसीसी में मैं करीब 15 साल रहा हूँ और मेरी रुचि रही है एक्टिव लाइफ की हमेशा से। और एनसीसी में मेरा कैप्टन रैंक से मैं रिटायर हूँ। तो मैंने जब पहली नौकरी की लाल किले में एज ए क्लर्क, तो मुझे कहीं गांधी जी के पढ़ने में आ गया। तो उनका एक लाइन थी कि लाइक ए वाइज बनिया आई केप्ट अकाउंट्स ऑफ एवरी पेनी विच पास थ्रू माई हैंड्स, मतलब गांधी जी की लाइन है। तो मैंने पहली कमाई के टाइम से ही अकाउंट मेंटेन करना चालू किया। 43 में मैंने हाई स्कूल किया था, नौकरी शुरू की, तो तब से लेके आज तक का मेरे पास अकाउंट है। तब से लेके आज तक का अकाउंट है। तो वो गांधी जी की लाइन ने मुझे इंस्पायर किया। मेरा हमेशा से सोशल वर्क करने में दिलचस्पी रही है।
बचपन में मैं स्काउटिंग में काम करता रहूँ। उसके बाद बड़े होने पर रोवर्स के अंदर काम करता रहूँ। रोवर्स के अंदर कैंप्स ऑर्गेनाइज करना, गरीबों को सहायता करना, कपड़े इकट्ठे करके बांटना, ये सब हम करते रहे। तो मैं लाइफ मेंबर हूँ आज भी रोवर्स का। मेरे मकान के पास ही एक हॉस्पिटल है, संतोष कुमार दुर्लभ हॉस्पिटल। उनका एक ओल्ड एज होम है। तो मैं अपना टाइम पास करने के लिए और सेवा भावना से भी संतोष कुमार दुर्लभ जी के डे केयर में सेवा करता रहूँ। सुखदेव विहार में मेरा मकान है। मेरा बेटा वहाँ रहा है अरुण, उसके पास में रहा हूँ करीब 8-10 साल। तो उस पास में ही मेरे एस्कॉर्ट से लगा हुआ चेशायर हूँ मैं। तो मैं 9 बजे से 12 बजे तक रेगुलर चेशायर रूम में आकर के सेवा करता था। जैसे मैं इंचार्ज था किचन का और मैं उस सेंटर की देखभाल करता था। मेरी लाइफ बिल्कुल कंटेंटेड रही है, संतोष की रही है। मुझे भगवान ने खाना दिया, अच्छा शुद्ध खाना दिया, कपड़े दिए, मकान दिया, बच्चे दिए, बच्चे होशियार दिए। तो किसी भी तरफ से डिसअपॉइंट पेरेंट्स ने मुझे सम्मान दिया, अपनापन दिया। भाई बहनों के लिए मैं सबसे बड़ा हूँ भाइयों में। अपने भाइयों के लिए भी जितना कर सकता हूँ सबके लिए किया है। और मेरे कज़न थे मोहम्मद जी के लड़के लाल साहब, उनकी वाइफ ने मुझे माँ का प्यार दिया। उन्होंने मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया और माँ जैसा बर्ताव करता। तो मुझे मतलब लाइफ से बड़ा कंटेनमेंट है, कहीं निराशा हुई नहीं। मैं हमेशा प्रोग्रेस की तरफ देखता रहा, चाहे पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे संबंध हो। मतलब जो भी कभी नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में आया ही नहीं। ऐसे अनुभव हुए कि लोगों ने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मेरे मन में यह है कि फॉरगेट इट, माफ़ करो, छोड़ो। बदला लेने का भावना कभी पैदा नहीं हुई। पूरा ज़िंदगी सीखने का तमन्ना रही है, चाहे एनसीसी हो, चाहे गेम्स हो, चाहे वार्डनशिप की जिम्मेदारी हो। मतलब एवरेज वर्किंग मेरा 15 घंटे 24 घंटे में 15 घंटे रहा है एक्टिव लाइफ में। मेरा मैसेज बच्चों के लिए यह है कि बच्चे किसी ख़राब आदत की तरफ नहीं जाएं, सिंपल लाइफ रखें, अपना थिंकिंग ऊंचा रखें, सेवा भावना बनाए रखें और जो भी एक अच्छे नागरिक के गुण कहे जाते हैं उनको अर्जित करने का पूरा प्रयास करें। सिंपल, प्रॉस्परस, डिसिप्लिन्ड, रेगुलेटेड बनाएं अपनी लाइफ को।
है।